हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम अपना फोर्थ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि एचएसएससी का असिस्टेंट सीड प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड था, इस पोस्ट के लिए था। तो आज हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, जब एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई भी जीन, जैसे व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वन जीन इंटरफेयर्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर, एक से दूसरे की जो अभिव्यक्ति या फिर जो दूसरे के इंटरफेयर्स करता है दूसरे जीन्स के साथ है, उसको वो जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एपिस्टेसिस या फिर मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंट एलील्स। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि जब एक जीन दूसरे के अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करता है तो उस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एपिस्टेसिस। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस हमारी वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आरएनए? आरएनए की इनमें से कौन सी टाइप है? देखिए, जब हम सेल्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में हम बार बार करते रहते हैं कि जब भी राइबोसोम का जिक्र आता है तो वहाँ पे हम आरएनए की टाइप पढ़ते हैं। तो आरएनए के अंदर ये जो आरएनए होते हैं, कितनी टाइप्स के आरएनए होते हैं? तो आरएनए की अगर आपसे टाइप्स पूछी जाती हैं तो आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अब ये जो 3 टाइप्स हैं, ये कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं आपकी? 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है एमआरएनए। एमआरएनए के बाद क्या आता है? आरआरएनए। और लास्ट में क्या आता है? टीआरएनए आता है। लास्ट में आता है टीआरएनए। तो एमआरएनए का मतलब क्या होता है? ये जहाँ भी आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि राइबो वर्ड का ही मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस और उसका प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करना। ठीक है, तो एमआरएनए का क्या काम होता है? ये एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए का क्या काम होता है? ये राइबोसोम, यानी कि ये जो प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण जो होता है वो सारा किसके थ्रू होता है? आरआरएनए के अंडर में होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अगले किसी एग्जाम में कि भाई इन तीनों आरएनए में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मेन पार्ट कौन सा है आरएनए का, तो मेन पार्ट क्या हो जाएगा आपका? आरआरएनए मेन पार्ट हो जाएगा। ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ आरएनए। आरएनए जो राइबोसोम्स हो या फिर जो प्रोटीन्स जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पे प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना, वो कौन करता है? टीआरएनए करता है। और कार्यवाहक के रूप में कौन काम करता है? एमआरएनए। ठीक है, तो आरएनए का एक प्रकार पूछा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एमआरएनए। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, 2 व्यक्ति जिनका भार 4:3 के अनुपात में है, एक सीढ़ी को दौड़कर 12:11 के अनुपात में समय में चढ़ते हैं, एक दूसरे की शक्ति का अनुपात क्या है? ठीक है, 2 मेंस विद वेट्स इन द रेशो 4:3 रन अप ए स्टेयरकेस इन टाइम इन द रेशो 12:11। द रेशो पावर, हमें क्या निकालना है यहाँ से? हमें पावर के बारे में पता करना है। तो पावर क्या होगी यहाँ पर? आपको साइंस में जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर वर्क होता है, वर्क को हम क्या बोलते हैं? वर्क होता है mgh। ठीक है, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। इन दोनों के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पे इसने रेशो दे रखा है, तो ऐसा ही रेशो हम पावर का मान लेते हैं। ऐसा रेशो अगर हम पावर का मानते हैं तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? वर्क। कौन सा वर्क? फर्स्ट वर्क अपॉन सेकेंड वर्क इनटू बटे में हमने रखना है। तो यहाँ पे पलट के हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 अपॉन में T1 आपका हो जाएगा। जहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है आप उसको रख दीजिए। जैसे यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है? W1 अपॉन W2, तो W1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 मेंस विद वेट्स। वेट क्या है यहाँ पे? 4:3 है। 4:3 सीढ़ी को दौड़कर 12:11 के अनुपात में काम करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वेट्स इन द रेशो क्या है? जो वेट है वही इनका वर्क हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग तो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 इंटू T2 अपॉन T1।
T2/T1 को मैं पलट के लिखता हूँ तो 11/12 आपका यहाँ पे बन जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 से 12 कट जाता है 3 पे, तो 11/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11/9 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पावर कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, ये mgh को ही हम वर्क बोलते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, आपका पावर होता है। इसी से हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 11/9 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। संगत साहिब गुरुद्वारा, अच्छा क्वेश्चन है। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस ज़िले में है। देखिए, ये जो अभी एग्जाम हुआ है असिस्टेंट सीड प्रोटेक्शन ऑफिसर का, ये पेपर हुआ था आपका 19/8/2021 को। इसमें HSSC के द्वारा, वैसे हर बुक्स में या इंटरनेट पर आप जहाँ भी सर्च करेंगे तो संगत साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पर बताता है, ये पानी पे आता है, पानीपत में है। ठीक है, तो नेट के अकॉर्डिंग या फिर जितने भी बुक्स हैं या फिर हम पता करें कि भाई ये कहाँ पे है, तो ये हर कोई कहता है कि पानीपत में ही है। लेकिन HSSC ने इसका आंसर की में जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, इन्होंने अम्बाला दिया है। ठीक, क्या दिया इन्होंने, अम्बाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डाउट रहता है, बाद में ऑब्जेक्शन लगती है, तो तब पता नहीं ये ठीक करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हम जब भी पढ़ेंगे तो पानीपत में ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन HSSC ने अम्बाला माना है तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर नेट या विकिपीडिया के अनुसार हम सर्च करेंगे तो पानी बताता है, और HSSC अकॉर्डिंग क्या है, या इसका आंसर अम्बाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और नन ऑफ दीज, यही पूछा है। ये जो पायरिमिडीन है, यहाँ से हम इनको ध्यान से समझेंगे। जो आपका पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जैसे नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, नाइट्रोजन युक्त, जिनको हम बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, नाइट्रोजेनियस बेस। ये जो नाइट्रोजेनियस बेस होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पे आता है प्योरिन्स, क्या आता है, प्योरिन्स आता है। दूसरे पे आते हैं आपके पायरिमिडीन, दूसरे पे क्या आते हैं, पायरिमिडीन आपके आते हैं। ठीक है, तो प्योरिन्स और पायरिमिडीन्स, प्योरिन्स का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्योरिन्स का एक नहीं, सॉरी 2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। प्योरिन का एग्जाम्पल है एक तो एडेनिन, एडेनिन, और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्वानिन। क्या एग्जाम्पल इसका, ग्वानिन इसका एग्जाम्पल है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्योरिन्स के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 पे आता है साइटोसिन, क्या आता है, साइटोसिन, ये आपका क्या है, पायरिमिडीन है। साइटोसिन के बाद और हम पढ़ेंगे यूरेसिल होता है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल के अलावा थाइमीन भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त बेस जिनको हम बोलते हैं। इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, प्योरिन्स और पायरिमिडीन। प्योरिन्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पायरिमिडीन पूछा है तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फिल द ब्लैंक्स बस कैरीज द एड्रेस लोकेशन ऑफ द डाटा और इंस्ट्रक्शन। कौन सा ऐसा बस, डाटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस कैरी करता है एड्रेस लोकेशन को। तो एड्रेस लोकेशन को अगर जो भी कोई कैरी करता है तो इसका आंसर, राइट आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपका, एड्रेस बस। तो एड्रेस लोकेशन जिसके द्वारा होगा, डाटा जिसके द्वारा कैरी किया जाएगा वो होगा आपका डाटा बस, और बाकी एड्रेस जिसके द्वारा कैरी किया जाएगा वो क्या होगा आपका एड्रेस बस। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान से सीमा की बात आती है तो राजस्थान से ना तो करनाल की सीमा जुड़ी है, अम्बाला का कोई चक्कर ही नहीं है, ना ही यमुनानगर की। तो एक ये ऑप्शन बचता है, राजस्थान से कौन सा लगता है, महेंद्रगढ़ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, ना तो हिसार में होता है, ना गुरुग्राम में, ना करनाल में। तो किस में पाया जाता है मैग्नीज, सबसे ज़्यादा मैग्नीज अगर पूछा है तो हरियाणा में किस में होता है, या फिर जितने भी आपके जो खनिज पदार्थ से रिलेटेड है वो कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में ये पाया जाता है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महेंद्रगढ़ में होता है। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार के बारे में आपने क्या पॉइंट याद रखना है कि हिसार को स्टील सिटी भी बोला जाता है। स्टील्स के या फिर आयरन पाइप जितने भी होते हैं, आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी किया था कि आयरन पाइप का इनको मेन जो आपका हरियाणा में कौन सा जिला है आयरन से रिलेटेड, तो वो क्या कहेंगे, आयरन पाइप से जरिए हिसार हो जाएगा। गुरुग्राम किससे रिलेटेड है, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा आपके
भवन निर्माण सामग्री होती है, जितने भी हमें घर बनाने के लिए जिस सामग्री जरूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। और गुरुग्राम में क्या चीज़ पाई जाती है? चीनी मिट्टी के लिए। कौन सा जिला प्रसिद्ध आपका चीनी मिट्टी के लिए? गुरुग्राम आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें अगर करनाल की, तो करनाल में आलू प्रौद्योगिकी संस्थान लगाया गया शामगढ़ करनाल में। कहाँ पर लगाया गया है ये? शामगढ़ करनाल में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑप्शन कवर किए हैं। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बाह्य ग्लूकोन मैट्रिक्स में निहित हाइपे के आभासी प्रमाणीकरण एकत्रीकरण क्या है? देखिए, व्हाट आर द स्यूडो पेरेनकाइमेटस एग्रीगेशन ऑफ हाइपे एम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा करिकुलर ग्लूकन मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ये जो आपको दिया हुआ है कि व्हाट आर द स्यूडो पेरेनकाइमेट्स, तो पेरेनकाइमा से रिलेटेड जो आपका आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। पेरेनकाइमा से रिलेटेड जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्केलेरोटिया। क्या हो जाएगा? स्केलेरोटिया। ये आपका वैसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीड प्रोडक्शन ऑफिसर का रिलेटेड है, तो उसका सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एचएसएससी एक ऐसा बोर्ड है, अद्भुत बोर्ड है, जो कि डायरेक्ट चाहे वो किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हुई क्वेश्चन क्यों ना हो, अब ये सीड प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर के पार्ट में भी आपके आने वाले एग्जाम्स में डाल सकते हैं। तो पेरेनकाइमेटस एग्रीगेशन ऑफ हाइपे एम्बेडेड क्या हो जाएगा आपका? स्केलेरोटिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्केलेरोटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सीरीज है, सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर इन विजिबल रीजन। ये देखिए, हमने पीछे भी जो शायद फर्स्ट या सेकंड हमने मॉक अटेम्प्ट किया था, उसमें आया था ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो श्रृंखला होती है दृश्य क्षेत्र में उभरती है। तो ये किस क्षेत्र में उभरती है? कौन सी सीरीज़ है इनकी? तो उस सीरीज़ का नाम क्या होता है? बाल्मर सीरीज़। क्या नाम होता है इसका? बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे आप जो भी हमने फर्स्ट या सेकंड किया था ना, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो बाल्मर सीरीज़ में क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज लाइंस हैं वो उभर के आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्यजीवी पक्षियों और पौधों के सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है? कौन सा अधिनियम है वन्यजीवी पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है? तो कौन सा है ऐसा? वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकारी नियम, या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो वन्यजीव पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए जो आपका संरक्षण अधिनियम है वो कौन सा है? केवल और केवल आपका कौन सा हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आपको सन याद रखना है 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के लिए सही विकल्प चुनें। आपको इसके लिए सही विकल्प चुना, करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, ये वैसे किसी स्टूडेंट ने सोल्व भी किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कौन सी सीरीज इसमें बन रही है। तो 18 और 36, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डबल है, और 11 का डबल क्या है यहाँ पे? 22। मतलब कि एक जो आपका पहला जो सर्कल है, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं। तो 11 का डबल क्या है यहाँ पे? 22 है। 18 का डबल यहाँ पे 36 है। तो इसी तरह से इसका जब हमें डबल कर रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरे आपके जो सर्कल में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 24 दिया हुआ है। तो 24 का डबल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप वैसे देख सकते हैं 22 दूनी 44, ये सेम सीरीज चल रही है आपकी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा? द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज बोट टू इंडिया बाय, किसके द्वारा? इंग्लिश, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रेंच, या डच के द्वारा? किन के द्वारा इसमें ये पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी? तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? विदेशी मतलब कि जो बाहर के जो आते हैं विदेशी आक्रमणकारी, या फिर जिनको हम विदेशी कंपनियों के रूप में बोलते हैं, तो सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे। लास्ट में गोवा में थे ये, वहाँ से इनको बाद में खदेड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा है पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाई गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और भारत में अगर पूछी जाती है भारत में कि भाई सबसे पहले ये पुर्तगाली लेके आए थे, लेकिन पुर्तगालियों के बाद में कौन लेके आया था? तो 1684 में आई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। किसके तहत आई थी ये? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भारत में सौंपा था। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना की थी किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाए गए थे? पुर्तगालियों के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो देश पूछा जाए आपसे,
तो वो कौन सा देश होगा आपका? चीन देश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। पीछे के हमने 2 या 3 अटेम्प्ट किए हैं, उन हर एक में पूछा जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? लीलाराम सांगवान। कौन है? लीलाराम सांगवान है। किस खेल से रिलेटेड है ये? है आपका पैदल चाल से रिलेटेड। किस खेल से रिलेटेड है ये? पैदल चाल से रिलेटेड है। कब जीता था इसने? 1958 में जीता था। कब जीता था इसने? 1958 में इसने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगर बात की जाए गीता फोगाट की, तो गीता फोगाट ने भी तो जीता है 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था, जो कि कहाँ पे आयोजित हुए थे? हमारे दिल्ली में ये हुए थे। ठीक है, दिल्ली में कॉमनवेल्थ जब गेम हुए थे 2010 के, तो वहाँ पे पहली भारतीय महिला कौन थी? गीता फोगाट थी, जिसने गोल्ड मेडल जीता था कुश्ती के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है चंदगी राम। चंदगी राम भी किस गेम से रिलेटेड है? ये कुश्ती से रिलेटेड ही है। ये भी किससे रिलेटेड है? कुश्ती से रिलेटेड। और योगेश्वर दत्त भी किससे है? कुश्ती से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो पहला भारतीय है वो कौन बन गया था? लीलाराम सांगवान आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सी स्थिति है जिसमें त्वचा, बाल और आँखों में रंजकता की कमी हो जाती है? यानी कि व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन, हेयर, आइज टेक्स प्लेस। स्किन, एक सेकेंड रुकना, स्किन, हेयर और आइज टेक्स प्लेस। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी स्थिति है जिसमें इन चीज़ों में रंजकता की कमी हो जाती है? तो उस कमी को हम क्या बोलते हैं? उसको अल्बिनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अल्बिनिज्म आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ट्रैक्स आर नंबर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग विद 0 मिड सर्कल टू द आउटर मोस्ट सर्कल टू द मिड और इनर मोस्ट सर्कल टू द आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट सर्कल टू द इनर मोस्ट। तो जो ट्रैक्स को जो संख्या दी जाती है ना, वो सबसे कैसे दी जाती है? वो सबसे बाहरी वृत्त से सबसे भीतर की तरफ दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप CD DVD पढ़ते देखे होंगे आपने, तो इनके जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं, इन ट्रैक्स की जो संख्या दी जाती है, इनको जो नंबरिंग दी जाती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन कहाँ से? सबसे बाहरी वृत्त से लेकर सबसे आउटर सर्कल है उससे अंदर की तरफ जाते हैं। तो वो वैसे आपको इन ट्रैक्स को संख्या दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी वृत्त से सबसे भीतर की ओर दी जाती है। अगला क्वेश्चन 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। इनमें से कौन सा है हरियाणा में जन्मे पहला खिलाड़ी? हरियाणा के कौन से? हिसार से है एक खिलाड़ी, हिसार से। ठीक है, 2015 बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन है वो? साइना नेहवाल। कौन है वो? साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल ने कब जीता था? देखिए, जब हम इससे पहले अटेम्प्ट किए थे हमने मॉक टेस्ट, तो उसमें पूछा था कि लंदन वाले जो 2012 के जो गेम्स हुए थे उसमें किसने जीता था? तो किसी ने जीता था? साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में गेम ये मेडल जीता था। और कौन सा मेडल जीता था? तो आपका ये ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता था। ठीक है, अभी ये जो पुलिस के क्वेश्चन है उसमें PV सिंधु का पूरा नाम पूछा गया था, तो क्या होगा? पुसरला वेंकटरमन सिंधु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फुल नेम भी आपको इनका याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयुक्त शाकनाशी को निष्क्रिय करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैसे विच केमिकल यूज टू इनएक्टिव द अप्लाइड हर्बिसाइड्स। जैसे हमारे खेतों में जो खरपतवार उगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको इनएक्टिव करने के लिए, उनको जलाने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं? तो उस केमिकल का नाम क्या हो जाएगा? एंटीडोट्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है, जैसे जितने भी ये दवाइयाँ आती हैं जो कि आपकी जितनी भी शाकनाशी हैं, इन सबको जो घास को फूकता है, जो वो क्या कहलाता है? आपका एंटीडोट से कहलाता है। ठीक है, जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है श्री दाभोलकर अपने घर से 14 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, अंत में 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान लगभग कितना दूरी और किस दिशा में है? ठीक है, जैसे हम बात करें, मान लीजिए श्री दाभोलकर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से वो कितने अपने घर से उत्तर की ओर, तो ऊपर की तरफ जाता है, कितने किलोमीटर जाता है? 14 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर वो कितने किलोमीटर जाता है? 30 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़कर वो कितने किलोमीटर जाता है? 30 किलोमीटर वो जाता है। फिर बाएं मुड़कर यानी कि ऊपर की तरफ मुड़कर के वो कितनी दूर चलता है? 2 किलोमीटर वो चलता है। फिर दाएं मुड़कर इस तरफ जा कर के वो कितने किलोमीटर जाता है? 6 किलोमीटर वो जाता है। अंत में 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। अंत में 9 किलोमीटर यहाँ तक जाता है। वो कितने कहाँ तक जाता है? 9 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गया और 7 इससे इस लाइन से यहाँ से आगे हो जाएगा। अंतिम स्थान से
9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाने के बाद अंतिम स्थान से, यानी कि मान लीजिए उसका अंतिम स्थान ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लास्ट आपकी दूरी है वो कितनी है, यानी कि ये वाला पूछा है इसने। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पे हमने नोट किया है, ये 6 किलोमीटर जो चला था, तो वही दूरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 6। तो यहाँ पे आपकी ये जो डिस्टेंस बचेगी कितनी बचेगी, 24 बचेगी, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 ये है ना, सॉरी ये क्या है आपकी 24 ये है, और इससे आगे जो है आपकी वो कितनी है, 7 है। तो 7 के साथ, जैसे यहाँ पे 14 था ये टोटल, तो यहाँ पे जो आपका बनता है 7 और बचता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो आपका ट्रिपलेट बनता है 7 24 का, और क्या बनता है 25 का बनता है। तो 7 24 और 25 ये आपका ट्रिपलेट बनता है। इसको सोल्व करके आप देख सकते हो कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल होता है किसके, 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व की तरफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बार बार क्वेश्चन ये आपका आ रहा है। तो पैरालंपिक खेलों में पैरालंपिक कमेटी, जो ओलंपिक कमेटी है, उसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, दीपा मलिक को बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक हैं, जो कि कहाँ से हैं, भैंसवाल सोनीपत से हैं, ठीक है। कहाँ से, भैंसवाल सोनीपत से हैं। तो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी अगर आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गीतिका जाखड़ हो जाएगा। डिस्कस थ्रो से रिलेटेड कौन है, तो सीमा पुनिया अंतिल। ये किससे रिलेटेड है, डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है, ठीक है। गोल्डन गर्ल हॉकी से रिलेटेड कौन है, ममता खरब। तो इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन गर्ल बोला जाता है, ठीक है। हॉकी से जो कि रोहतक से है। तो इतनी जानकारी आपको इनमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति 6 घंटों में एक दूरी तय करता है, किस गति से यात्रा करने पर वो उसी को 5 घंटों में तय करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, कितने घंटों में तय करेगा, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है कि 45 की स्पीड से जाता है वो, और कितनी देर में, 6 घंटों में एक दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करता है 6 घंटों में, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना समय हम जब करेंगे तो 270 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है। अब किस गति से यात्रा करने पर वह उस दूरी को 5 घंटे में तय करेगा। तो 5 घंटे में इसी दूरी को हमने तय करवाना, तो 5 इसको हम भाग दे देंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 54 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंध का वह आरेख जो लोगों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है और आनुवंशिक जानकारी को दर्शाने के लिए रेखाओं का उपयोग करता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार हम इसको। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ ए फैमिली रिलेशनशिप दैट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट पीपल एंड लाइंस टू रिप्रेजेंट जेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा पारिवारिक संबंध का वह आरेख कौन सा जो लोगों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है, कौन सा है रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा कौन सा सिंबल है, पेडिग्री सिंबल उसका। हिंदी में बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे, वंशावली। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, वंशावली यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वंशावली, पेडिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में यदि स्टूडियो को ये ऐसा लिखा जाता है और कैमरा को ये लिखा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, स्टूडियो को उल्टा लिखा गया है, कैमरा को भी उल्टा लिखा जाएगा। तो कैमरे को जब हम उल्टा लिखेंगे तो CAMERA आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, कौन नहीं था, ओम प्रकाश चौटाला नहीं था। कौन थे ये तो 5 बार बनने वाले क्या थे, आपके CM साहब थे, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, अगर हम इनमें बात करें तो जो फर्स्ट जो आपका हरियाणा का राज्यपाल था वो कौन था, नंबर 1 पे जो था आपका वो कौन था, धर्मवीर था, श्री धर्मवीर, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर का जो आपका राज्यपाल बना वो कौन है, BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। BN चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो इनमें से किस राज्यपाल का रहा है, BN चक्रवर्ती का रहा है, ठीक है। धर्मवीर का पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन में, तो धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिन का था, 10 महीने का था, ठीक है। GD तापसे जो हैं आपके ये कौन से नंबर के हैं, ये 7वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 7वें नंबर के। अच्छा, यदि सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए किस राज्यपाल का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल, तो जो 13वें नंबर के जो आपके राज्यपाल थे, ओम प्रकाश वर्मा। कौन थे, ओम प्रकाश वर्मा,
जो आपके 13वें नंबर के जो राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल 5 दिन का रहा था, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो अभी जो राज्यपाल बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, वो कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। ये हरियाणा पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो आपके राज्यपाल बने हैं 18वें नंबर के, वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर फसली मौसम के दौरान किस प्रकार की जुताई की जाती है? गैर फसली मौसम, व्हाट टाइप ऑफ टिलेज डन ड्यूरिंग नॉन क्रॉप्ड सीजन। तो नॉन क्रॉप्ड जब सीजन आता है तो किस प्रकार की फसल बोई जाती है? उस फसल का नाम क्या होता है? ऑफ सीजन वाली बोई जाती है। कौन सी? ऑफ सीजन जुताई उसको हमें बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑफ सीजन टिलेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान में 15 अगस्त 1947 को हुई। बार बार पढ़ रहे हम। 1919 में लाहौर में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1947 में कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? शिमला में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित दूरी और गहराई पर बने गड्ढे या छिद्र में बीज डालने की विधि क्या कहलाती है? तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? पूर्व निर्धारित दूरी, पहले से निर्धारित आपकी ये दूरी है। ठीक है, और गहराई पर बने गड्ढे, यानी कि व्हाट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन ए होल और पिट मेड एट ए प्री डिटरमाइंड स्पेसिंग एंड डेप्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? विधि को हमें डिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमें डिबलिंग। ठीक है, ये सीड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? डिबलिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी। तो किस में है हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो रोड डेंसिटी है वो कहाँ की है? झज्जर, अंबाला, पंचकुला और कैथल। तो किस में है? एक सेकंड रुकना, किस में है वो सबसे ज़्यादा? अंबाला के अंदर है। सबसे ज़्यादा उच्चतम सड़क घनत्व अंबाला के अंदर। सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम जो है आपका ये कहाँ पे है? ये जींद में है। सबसे कम कहाँ पर है? जींद में है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रख लेना कि पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई, पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? पंचकुला में है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई, पक्की जितनी भी सड़कें हैं उनकी सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछ ली जाए तो कहाँ पे है? भिवानी में है। ठीक है, तो पक्की सड़क सबसे कम लंबाई पंचकुला, ज़्यादा पूछे तो भिवानी, और उच्चतम सड़क घनत्व अंबाला, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो जींद होगा। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा आपका? अंबाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मिट्टी असंतृप्त अवायवीय स्थिति में होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेष प्रकार की जुताई की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज डन व्हेन द सोइल इज इन ए सैचुरेटेड या अनएरोबिक कंडीशन के अंदर जब होती है तो उसमें कौन सी जुताई की जाती है? तो उसको क्या बोलते हैं? हमें वेट टिलेज बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? वेट टिलेज, यानी कि गीली जुताई इसको हमें बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? गीली जुताई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुडा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो हुडा, HUDA, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। तो हरियाणा HSVP जो है इसका निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1994 के अधिनियम के तहत किया गया ना, सॉरी एक सेकंड रुकना, निर्माण जो है हुड्डा अधिनियम के 1977 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करेंगे 1977 के नियम के तहत इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में वास्तविक नाभिक मौजूद होता है? न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस जो आपका प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियो या नन ऑफ दीज, इनमें से किसके पास है मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस की अगर प्रेजेंटेशन पूछी जाती है, ट्रू न्यूक्लियर प्रेजेंट जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक में होता है। इन दोनों में आपका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है? तो एक में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किस में होता है न्यूक्लियस है? तो यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस है नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर बोलते हैं? तो स्वर्णिम नगर सोनप्रस्थ किसको बोलते हैं? नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, सोनप्रस्थ आपका पूछा है यहाँ पे। तो सोनप्रस्थ किसको बोलते हैं? सोनीपत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोनीपत को बोलते हैं। ठीक है, सोनप्रस्थ। हिसार को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी बोला जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक डिग्री पूछ लिया जाए तो अंबाला बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट और बातचीत कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI
ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूज़र कैन इजीली नेविगेट एंड इंटरेक्ट। तो ये कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है आपका, ये इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसका उपयोग इसमें किया जाता है? तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का, आणविक क्लोनिंग का भी यूज़ इसमें होता है, पैथोजन डिटेक्शन रोगजनक का पता करने के लिए, और म्यूटाजेनेसिस का, यानी कि इनमें किसका यूज़ होता है? सभी का यूज़ इसमें किया जाता है। तो याद रखना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के अंदर इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर स्टार फॉर द सीरीज 3, 4, 12, 39 और 103। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको पता करना है। देख लेते हैं हम, यहाँ पे आसान सा है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 27 का है। ठीक है, इसके बाद जो आपका डिफरेंस है 1, 8, 27 और इसके बाद कितने का आ जाएगा? 64 का आपका यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस किसका आना चाहिए? ये 1 का क्यूब, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए? 125 का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम 125 को 103 में जोड़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 228 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 228 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स? संरक्षक बल इनमें से कौन सा नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर दो आवेशों के बीच विद्युत स्थैतिक बल, या दो चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच चुंबकीय बल, या घर्षण बल। सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स आपका कौन सा है? घर्षण बल, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रोबेबिलिटी में यादृच्छिक रूप से एक शब्द चुना जाता है चुने गए शब्द के स्वर होने की, यानी कि जो लेटर आपने चूज किया है वो वावल हो एक, इसकी संभावना क्या है? तो देख लेते प्रोबेबिलिटी शब्द में वावल कितने हैं। तो नंबर 1 पे आपका O, फिर A है, फिर I है और एक I फिर से है। तो टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे? 4 वावल हैं, 4 वावल हैं। और टोटल कितने में से हैं? ये 11 में से हैं। तो आपकी जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी? 4/11 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो टोटल संख्या में पूछा जाए तो क्या होगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने तरीकों से 8 खिलाड़ियों में से 4 की एक टीम चुनी जाती है? जब एक खिलाड़ी को सदैव बाहर रखा जाए तो कितने तरीकों से 8 खिलाड़ियों में से 4 की टीम को चुनेंगे हम? ठीक है, एक खिलाड़ी हमेशा क्या रहेगा? बाहर रहेगा। देखिए 8 खिलाड़ियों में से 4 की टीम चुननी है तो 8C4। ठीक है, लेकिन एक खिलाड़ी को सदैव बाहर रखा जाएगा, तो सदैव बाहर रखेंगे तो हमारा जो कम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 7C3 का बनेगा। ठीक है, 7C3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 को मैं क्या लिखता हूँ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका यहाँ पे ऊपर आएगा। नीचे क्या लिखेंगे हम? 4 3 2 1 और 3 2 1। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो 4 3 2 1 जब हम नीचे लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 2 और 1 की मल्टीप्लाई इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, इससे क्या कट जाएगा आपका? 6 कट जाएगा। 4 3 12 दूनी 24, इससे क्या कट जाएगा आपका? 3 से 3, 2 से 2, 4 से 4। तो ऊपर क्या बच गया आपका? 7 और 5 बच गया। ठीक है, 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 35 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को? तो इसका निर्माण शुरू हो रखा था 2007 में। इसका निर्माण शुरू होने की बात पूछी जाए तो 2007 में था, लेकिन अधिकृत या फिर परियोजना को चालू कब किया गया था? तो कब किया गया था इसको? 2010 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो किस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश कब किया गया था? 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तकनीक, विच टेक्निक दैट सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज? साइज के ऊपर कौन सी टेक्निक है जो सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को? तो कौन सी टेक्निक है वो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी? जल वैद्युत कण संकलन। ठीक है, तो ये आपको क्या करती है? कणों को
कौन सी अणुओं का उनके आकार के आधार पे उनको अलग करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो सार्क का फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन, तो सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपका सार्क का पहला सम्मेलन हुआ है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ढाका। अगर बात की जाए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो वो कहाँ पे है आपका, काठमांडू में है। ठीक है, कहाँ पे है, काठमांडू में। सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। अब सार्क के साथ देश पूछे जाते हैं तो कितने देश सार्क में आते हैं, तो देशों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो कितने देश हैं इसमें, 8 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, 8 के 8 है। सबसे पहले हम बात करें कि भारत की, सबसे पहले क्या आता है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद जो आता है आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल के बाद आता है भूटान के बाद जो आपका देश आता है वो है श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, एक और जो बचता है वो क्या हो जाएगा आपका, मालदीव। ठीक है, तो ये 8 के 8 कहाँ पे हैं, सार्क के देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे मौजूद है आपका, यमुनानगर में है। कहाँ पे है, यमुनानगर में। ठीक है, 1170 एकड़ में ये, हाँ 11,170 एकड़ में ये फैला हुआ है, जिसमें किस किस तरह के वृक्ष हैं, सील, खैर, शीशम, आंवला, इस तरह के इसमें वृक्ष मौजूद हैं। तो पूछ लिया जाए कि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य मौजूद है तो कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक विशिष्ट मोनोसेक्राइड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की इसमें टाइप पूछी गई है, तो मोनोसेक्राइड की कौन सी टाइप है इसमें, ग्लूकोज की जो टाइप होती है वो किस में आती है, मोनोसेक्राइड में होती है, जिसके अंदर मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि 1 यूनिट ऑफ जिसके अंदर सेक्राइड होती है वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मराठा शासक महादजी सिंधिया ने शासन किया था। तो महादजी सिंधिया ने कहाँ पर शासन किया था, ग्वालियर के अंदर इसमें शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AL, SI, P और S आवर्त सारणी के, यानी कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो होता है आपका, ये बिलोंग्स करते हैं किस पीरियड की बात की गई है। तो पीरियड कौन सा है इनका, 3rd पीरियड से ये आते हैं। किस में आते हैं, ये 3rd पीरियड में आते हैं। 3rd पीरियड में और क्या क्या आते हैं आपका, सोडियम आता है, Na आता है, और क्या आता है, Mg, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, सेकंड की बात की जाए, सेकंड में क्या आता है आपके, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, क्रिप्टॉन, नियोन और ऑक्सीजन वगैरह, आयरन वगैरह होते हैं, और नियोन वगैरह। ठीक है, ये इसमें आते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और आयरन हो गया और नियोन वगैरह हो गया। तो ये आपके किस में आते हैं, सेकंड जो आपका पीरियड है उसमें आते हैं ये। ठीक है, 3rd में क्या आते हैं आपके, AL, SI, PS और Na और Mg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्कर क्रोमोसोम्स की पहचान में कौन सी तकनीक एक महत्वपूर्ण उपकरण रही है। विच टेक्निक हैज़ बीन ए वैल्यूएबल टूल इन आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्रोमोसोम। तो मार्कर क्रोमोसोम्स की अगर एक इफेक्टिव टेक्निक पूछी गई तो FISH क्या हो जाएगा, फिश टेक्निक के द्वारा एक वैल्यूएबल टूल होता है जो कि आइडेंटिफिकेशन करता है किसकी, मार्कर क्रोमोसोम्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। सुखना झील कहाँ पे, शिवालिक पर्वत की तलहटी पर मौजूद है, बिल्कुल सही है। उसके बाद AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे, नहीं AP शर्मा नहीं थे। तीसरा यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन थे इसके मुख्य अभियंता की बात की जाए तो PL वर्मा इसके मुख्य अभियंता थे, PL वर्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी में है, 1958 में बनाई गई थी, PL वर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है गहरी जड़ वाली फसलों के लिए जुताई की गहराई कितनी होनी चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के लिए तो कितनी गहराई डीप रूटेड क्रॉप्स आपको करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 to 30 सेंटीमीटर क्या होगा आपका, डीप रूटेड क्रॉप से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 6 थैले और 5 बॉक्स हैं, वह कितने तरीकों से एक थैला और एक बॉक्सा
एक बक्सा चुन सकता है, एक थैला और एक बक्सा चुन सकता है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन इसकी इक्वेशन जो बनेगी 6C1 कम्बिनेशन का क्वेश्चन है आपका, तो 5B1। ठीक है, 6 थैले हैं, थैले का मतलब सी का मतलब कम्बिनेशन है ये वैसे। ठीक है, तो 6 तो बैग हैं और 5 के आपके बॉक्सेस हैं, तो ये बैग्स को मैं सी से दर्शाता हूँ यहाँ पे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, 6 × 5। सोल्व करके देख लेना इसको। 6 का मतलब 6 से लेकर के 1 तक और 5 का मतलब 5 से लेकर के 1 तक। तो इस प्रकार से आपको डिजिट्स लिखनी है, आपस में काट के देख लेना। तो आपका जो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 30 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में 6 और 5 बचते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 5 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुदूर संवेदन तकनीकों के अनुप्रयोग क्या हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स। कौन कौन से हैं, इनका यूज़ कब किया जाता है, कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो फॉर मैपिंग ऑफ वेस्टलैंड्स के लिए सही है, सोयल मैपिंग के लिए मिट्टी का पता लगाने के लिए, बंजर भूमि का पता लगाने के लिए भी होता है, और अगला फसल वृद्धि निगरानी के लिए, बुनियादी आंकड़ों के संग्रह के लिए भी सही होता है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुदूर संवेदन तकनीकों के अनुप्रयोग क्या हैं, ये सारी ही चीज़ों का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, संबंधित क्षेत्रों में सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो है वो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था। चिश्ती सिलसिला की बात की जाए तो किसने स्टार्ट किया था, ये बाबा फरीद ने इसको स्थापित किया था। बाबा फरीद के नाम पे किसका नाम रखा गया है, फरीदाबाद का नाम भी रखा गया है। ठीक है, भूगोल ईसा कैलेंडर की बात की जाती है, कहाँ पे है, पानीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पादन में चावल के स्टार्च का मोनोसेक्राइड में रूपांतरण शामिल होता है, जो बाद में इथेनॉल में किण्वित हो जाता है। विच रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ राइस स्टार्च इनटू मोनोसेक्राइड्स विच आर देन फर्मेंटेड इनटू एथेनॉल। तो ये जो आपका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, सेक। ये जो सेक आपका एक प्रोडक्शन है जो कि जापान में शराब बनाने की टेक्निक है, जो कि जापान में चावल से, राइस से शराब बनाने की टेक्निक है, जिसमें चावल को क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा उसको उससे क्या बनाई जाती है, फर्मेंटेड करके उसको शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो जापान की तकनीक है, इसका नाम क्या होगा, शेक। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑल इंडिया रेडियो का AIR का हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। तो AIR का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा है इनमें से, तो सबसे पुराना फर्स्ट जो आपका वो कौन सा है, नंबर 1 पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा, रोहतक आएगा। क्या आएगा, रोहतक। रोहतक की स्थापना कब की, रोहतक में AIR की स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया रेडियो की 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें दूसरे नंबर की, तो सेकंड नंबर वाला कौन सा है आपका, सेकंड जो आपका हिसार में है, कहाँ पे है, हिसार में। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो कब की गई थी, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दूसरे नंबर वाला जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना हिसार में 1991 में। तीसरे नंबर वाले की बात की जाए तो 1999 में किसकी, कुरुक्षेत्र वाले की, जो आपका तीसरे नंबर पे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन आता है, तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको तीनों आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आपका 1976 रोहतक, दूसरा आपका 1991 हिसार, तीसरा आपका कुरुक्षेत्र में 1999 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रायोगिक अनुसंधान के लिए किस पौधे को चुना था। किस पौधे को चुना था, इसने मटर के पौधे को चुना था, जिसमें 7 आपके क्रोमोसोम से मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आपका ये क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को हज़ारों का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय के सबसे तेज़ गणना करने वाले उपकरण थे। तो क्या था, फर्स्ट पीढ़ी में आपका पूछ लिया जाए तो फर्स्ट पीढ़ी में आपका किसका यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज़ किया जाता था। उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ कब किया जाता था, तो सेकंड पीढ़ी में इसका, सेकंड जनरेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता था। आईसी का यूज़ कब हुआ था, थर्ड में हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर कब अस्तित्व में आया था, फोर्थ जनरेशन के दौरान अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका वैक्यूम ट्यूब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम जुताई का चरम रूप क्या है। तो कौन सा है न्यूनतम जुताई का चरम रूप पूछ लिया जाए तो जीरो टिलेज। क्या है, जीरो टिलेज। सब्जेक्ट रिलेटेड है वैसे आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है। सारी बोली जाती हैं, कौन सी नहीं बोली जाती, गच्ची बोली हरियाणा के द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है। ठीक है, अगर इसमें सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, बांगरू। क्या हो जाएगा,
बांगरू यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। तो महत्वपूर्ण बोली कौन सी इनमें से नहीं है, गच्ची बोली आपका इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का घटक कौन सा है इनमें से? कोशिका झिल्ली का घटक इनमें से पूछा, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका लिपिड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय जो एल्कलाइन आपका KMnO4 होता है, एल्कोहल को किस में उपचित किया जाता है? तो जो आपका KMnO4 है ये क्या हो, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल्स 2 किस में हो जाता है? ये एसिड्स में चेंज हो जाता है, किस में? एसिड के अंदर हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? पीछे भी हमने किया था, रोहतक में ये आपका स्थित हो जाएगा। उसके बाद है, डोकलाम चीन और किस देश के बीच का विवादित क्षेत्र है? तो डोकलाम जो है किस किस के बीच में है? चीन और भूटान के बीच में है। क्या? डोकलाम जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो चाइना और भूटान के बीच में मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत छाल में तंतु ढीले हो जाते हैं और लकड़ी का डंठल से अलग हो जाते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच द फाइबर्स इन द बार गेट लूजन एंड सेपरेटेड फ्रॉम वुडी स्टॉक? क्या बोलेंगे इसको? हम रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम रेटिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पंचायती अधिनियम, हरियाणा राज्य पंचायती अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1922 अप्रैल, ठीक है, 1994। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1994 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिट्टी के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं इनमें से? तो मिट्टी के 4 प्रमुख घटक पूछे, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है? हरियाणा के यमुनानगर को क्या बोलते हैं? पेपर सिटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, पेपर सिटी भी कहा जाता है। इस्पात का शहर पूछा जाए तो इस्पात का शहर हिसार हो जाएगा आपका। कपड़ों का शहर पूछा जाए तो पानीपत हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ABCD और E की तुलना उनके वजन और लंबाई से की जाती है। दूसरा सबसे भारी व्यक्ति D सबसे छोटा है, A दूसरा सबसे लंबा और E से छोटा है। सबसे भारी व्यक्ति तीसरा सबसे लंबा है, B जो कि क्रम से E और A से हल्का है। B से छोटा केवल एक ही व्यक्ति है। वह लंबाई और वजन में क्रम से A का क्या स्थान है? ये पूछा है आपसे। ठीक है, देखते हैं, सोल्व करते हैं हम इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले वेट और लेंथ इन दो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 और 5 आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, इसने कहा है कि भी 5 व्यक्ति ABCD हैं। ठीक है, आर बीइंग कंपेयर्ड इन वेट एंड हाइट। तो द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन D इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा जो है ना सेकंड और हैवीएस्ट है, सबसे भारी है दूसरे नंबर का, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो D को मैं वेट के हिसाब से दूसरे नंबर पे रखूँगा और लेंथ के हिसाब से सबसे लास्ट में रखूँगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है। उसके बाद है A इज़ द सेकंड टालेस्ट एंड शॉर्टर देन E। A जो है आपका दूसरा सबसे लंबा है और E से छोटा है। तो A को मैं कहाँ पे रखूँगा? E से छोटा है, तो E से छोटा E यहाँ पे आ जाएगा और A आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दूसरा सबसे लंबा पूछा है। तो सबसे लंबा कहाँ है? तो मैं इसको A पे दूसरे स्थान पे इसको मैं रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद है द हैवीएस्ट पर्सन इज़ द थर्ड टालेस्ट पर्सन। जो हैवीएस्ट पर्सन है ना, हैवीएस्ट पर्सन वो थर्ड टालेस्ट पर्सन है। तो तीसरे नंबर का जो सबसे हैवी है इसको एक बार छोड़ देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देयर इज़ ओनली 1 पर्सन शॉर्टर देन B। B के बाद केवल एक ही छोटा है, तो B के बाद कौन सा है? D है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ लाइटर देन E एंड A रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो B है, हु इज़ लाइटर देन E एंड A, तो E और A की जो आपकी लोकेशन होगी, लाइटर देन हल्का है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर पे हम किसको रखेंगे? A को रख देंगे, और इससे आगे किसको रखेंगे? हम E को रख देंगे। ठीक है, और फर्स्ट में यहाँ पे आपका बचा हुआ क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, और C आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको ध्यान से करना आपने। क्वेश्चन अब जो पूछा है आपका, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ A, लंबाई और वजन में क्रम से A का क्या स्थान है? हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग A का स्थान पूछा है, तो A का स्थान देख लेते हैं हम। A जो है आपका वेट में चौथे नंबर पे है और लंबाई में आपका A दूसरे नंबर पे है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से सुन लेना, पॉज एक बार पीछे
आप रिवाइंड करके इसको देख लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की जुताई में फसल की कटाई के बाद या बंजर भूमि में पहले मिट्टी की कटाई की जाती है या फिर मिट्टी को पलट दिया जाता है। इन विच ऑफ द टिलेज टाइप द फर्स्ट कटिंग एंड इन्वर्टिंग ऑफ द सोइल दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप ऑफ अनटिल फैलो। किसके जरिए होता है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे आपका। तो किसके जरिए होता है ये, प्राथमिक जुताई जो होती है, प्राइमरी टिलेज जो होता है, उसके अंदर आपका मिट्टी को पलट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो लाहौर का कांग्रेस एनुअल सेशन जो था वो कब हेल्ड किया गया था, 1929 में इसको हेल्ड किया गया था, जहाँ पे किसकी मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे उठाई गई थी, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है, नंबर 70 जो आपका क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया, 1000 में, 1090 में, 1900 में, कब किया था, इनमें से कोई नहीं होगा। कब किया था, इसमें 1014 में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1014 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका आप राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ आग पकड़ लेता है, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जो कि किसी सब्सटेंस को क्या करता है, कैचेज फायर, इज कॉल्ड। ऐसा न्यूनतम तापमान को हम क्या बोलते हैं, प्रज्वलन तापमान। क्या होगा इसका, इग्निशन टेम्परेचर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई आवश्यकता IR, ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट IR, WR माइनस ER प्लस S, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें ER का क्या मतलब होता है, तो ER का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिव रेनफॉल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ER का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की नालियों से रिलेटेड है, आयरन पाइप्स के लिए। तो आयरन पाइप्स के लिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिसार, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भूस्थिर उपग्रह को, किस भूस्थिर उपग्रह को, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है, किस भूस्थिर उपग्रह को 10 अप्रैल 2003 को प्रक्षेपित किया गया था, विच जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 10 अप्रैल 2003 में। तो किसको लॉन्च किया गया था, इनसेट 3A को, किसको लॉन्च किया गया था, इनसेट 3A को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पे इनसेट 8 की, तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। बात की जाए इनसेट 3B की, तो इनसेट 3B को कब लॉन्च किया गया था, 21/3/2000 को, कब, 21 मार्च 2000 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अकेले इनसेट की बात करें तो 1982, 18 अप्रैल 1982 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2003 को पूछा गया तो इनसेट 3A, 2011 का पूछा है तो इनसेट 8, इनसेट 3B को 2000 में, और इनसेट अकेले को 1982 में इसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1815 में वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। 1815 में वियना कांग्रेस की जो मेज़बानी थी वो किसके द्वारा की गई थी, इसमें से तो किसके द्वारा की गई थी, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा इसमें की गई थी, ठीक है। बिस्मार्क क्या था, एक जर्मनी का चांसलर था। विक्टर एमेनुअल इटली से रिलेटेड है ये। गैरिबाल्डी कहाँ से है, इटालियन जनरल, एक पेट्रियोटिक था, देशभक्त था ये गैरिबाल्डी, ठीक है। तो आपका जर्मन से रिलेटेड है बिस्मार्क, विक्टर एमेनुअल इटली से, और गैरिबाल्डी इटालियन जनरल पेट्रियोटिक था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर ब्लैक हेड में गोलाकार या आयताकार मुख में रखा जाता है। आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ओरिफाइस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, आसियान जो है आपका रीजनल फोरम ARF वाज एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट। आसियान रीजनल फोरम का किस वजह से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो किस वजह से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको सुरक्षा और विदेश नीति का समन्वय से इसको क्या किया गया था, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो सुरक्षा और विदेश नीति का जो समन्वय है उससे रिलेटेड क्या है, एशियान है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में चीनी का मुख्य स्रोत जो नकदी फसल के रूप में प्रमुख स्थान रखता है, तो नकदी फसल के रूप में कौन सा है यहाँ पे, चीनी से रिलेटेड एक ही है, कौन सा, गन्ना, ठीक है। कौन सा इसरो भारत का जियो प्लेटफॉर्म है, तो इसरो जियो प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, भुवन, क्या हो जाएगा, भुवन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अरिंद होगा ना ही त्रिशूल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है। कौन करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है और कंप्यूटर के सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है आपका? इसमें आपका सही हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोग्राम्स असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आर डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा एंजाइम है जो कोशिका चक्र की घटनाओं को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। तो कौन सा है ऐसा एंजाइम? व्हाट इज़ द एंजाइम दैट हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज द सेल साइकिल इवेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन किनेसिस। क्या बोलते हैं? प्रोटीन किनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो किसका है? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वेश्चन टैग। द एग्जामिनेशन इज ओवर। आपका क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव इसमें से कौन सा है? एक ही आपका ऑप्शन है, क्या बन जाएगा? इजंट इट। ठीक है। तो आपकी इसमें जो वर्ब दे रखी है इज है और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बन जाएगी? इजंट। और इसके बाद क्या दे रखा है? इट आ जाएगा। ये आपका प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप्स काइंड्स। हमें टाइप पता करना है कौन से टाइप का ये सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। सी इज ए गुड एथलीट। गुड एथलीट। ठीक है। ना इंपेरेटिव होगा आपका, ना ही इंटेरोगेटिव, ना ही एक्सक्लेमेटरी। क्या होगा आपका? एसरेटिव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव। ठीक है। आई हैव बीन इल लास्ट संडे। लास्ट संडे पूछा है, लास्ट का जिक्र आता है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस लास्ट संडे। अगला क्वेश्चन सही स्पेलिंग आपको इसमें मिस स्पेल्ड वन, जो आपकी गलत स्पेलिंग है उसका यूज़ पूछा है। कौन सी इसमें गलत स्पेलिंग? प्रोसेसन, CSSION, बिल्कुल राइट आंसर आपका। प्रोफेशन क्या होगा आपकी? बिल्कुल सही है। पोजेशन भी आपकी बिल्कुल सही है। गलत क्या है यहाँ पे? ओकेजन गलत है। ओकेजन में क्या आता है? एक सिंगल एस आता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ओकेजन, क्योंकि इसमें OCCASION होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का से के द्वारा या के साथ कारक विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से के द्वारा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? कर्ण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। अगला क्वेश्चन जिस क्रिया में किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इच्छा प्रकट हुई है ना, इच्छा बोधक बोलेंगे। ठीक है। अगला है पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? पूर्णकालिक क्रियाओं में किसका प्रयोग नहीं होता? कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सबका होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? दो विरोधी उपवाक्यों को जोड़ने वाला अवयव या फिर दो पदों या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने वाला अवयव। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव पूछा जाता है, दो पदों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाला अवयव होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस मॉक टेस्ट के। अभी हम 10 क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड, हमारी जो IPC है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है। तो बने रहिए अभी वीडियो को। देखिए ये है IPC से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है। आजीवन निर्वासन से अभिप्राय क्या है? आजीवन निर्वासन किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजना, किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु कतिपय द्वीपों में भेजना। आजीवन निर्वासन का मतलब क्या है? आजीवन कारावास। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से या निम्नकांड में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? IPC के अंडर में कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? सभी हैं भाई। इसमें आजीवन कारावास भी है, मृत्युदंड भी है, साधारण कारावास है। केवल किसको छोड़ करके? काला पानी आदेश निकाला। अभी IPC इस तरह की किसी घटनाओं में नहीं आया। अंग्रेजों के ज़माने की सज़ा होती थी ये। अभी आपका भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये आपका क्या नहीं है कि दंड का प्रकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के लघुकृत कर सकेगी? कितने वर्षों में लघुकृत कर सकेगी? आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत मतलब शॉर्ट कर सकेगी? तो कितने वर्षों में? 14 वर्ष में। कब तक है? 14 वर्ष में। तो कितने वर्षों के कारावास को? 14 वर्ष के कारावास को वो क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मान्यता दी है। अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज़ आ सकता है। दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मान्यता दी है। तो किस में दी है आपको?
इसका हो जाएगा वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य। तो दंड के जो प्रमुख सिद्धांत हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में मान्यता दी है? जैकब बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन कारावास का अर्थ है? कितनी कारावास है? सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, संपूर्ण जितना जीवन बचा है उसमें पूरे की सजा, संपूर्ण अवशेष जीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है? तो कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है दंडावधियों भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को? तो आजीवन कारावास जो होता है आपका 20 वर्ष तक का कारावास में माना जाता है। कितने वर्ष में? 20 वर्ष के कारावास में, कारावास के तुल्य के मान माना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन कारावास की अवधि होती है, आजीवन कारावास की अवधि कब तक होती है भाई? आजीवन कारावास सीधी सी बात है, कब तक होगी? मृत्यु तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ अंटिल मतलब कि मृत्यु तक मरना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है? बहुत ही अच्छा है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ, इनमें से आजीवन कारावास का भी कोई अर्थ होता है? तो किस वाद में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने? तो ये कहा था आपका गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप कॉपी में नोट करते रहना, गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध निम्न में से किससे है? बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, भारत में मृत्युदंड से। हाँ बिल्कुल सही है आपका, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध किससे है? भारत में मृत्युदंड से रिलेटेड है। तो बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध जो आपका भारत में मृत्युदंड से रिलेटेड हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे इसके। मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया है जगमोहन बनाम यूपी, राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी, वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इनमें से किससे रिलेटेड है ये आपका मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो किसमें घोषित किया? राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर इतनी बार रिलेटेड आपके मतलब एज इट इज़ कॉपी होते हैं एग्जाम में। तो ये थे आपके 100 मॉक टेस्ट। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।